बूढ़ी अम्मा एक मंदिर के बाहर टीन शेड के नीचे भिखारियों के साथ बैठी हुई थी। आते जाते लोग उन लोगों को भीख में कुछ न कुछ देते जा रहे थे। वह बूढ़ी अम्मा अपनी याददाश्त खो चुकी थी, जिस कारण उन्हें कुछ याद भी नहीं था कि वह कहाँ की रहने वाली थी। आज उसी मंदिर में आरोही और उनके पति और बच्चे आए थे। वहाँ भिखारियों की लाइन में अपनी माँ को देखकर आरोही हैरान रह गई। तो आइए जानते हैं आरती जी यानी वह बूढ़ी अम्मा के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनकी ऐसी हालत हो गई। आज आरोही का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। अपनी बीमार बूढ़ी माँ की चिंता उसे रह रहकर सता रही थी, परंतु माँ का हालचाल जानने के लिए सुबह से न जाने कितनी बार उसने अपने भाई को फ़ोन लगाने की कोशिश की। बेल बज बज कर बंद हो जाती, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। दरअसल कुछ ही समय पहले आरोही के भाई भाभी और माँ विदेश में जाकर बस गए थे। वैसे तो 4 महीने पहले तक 65 वर्ष की उम्र में भी उसकी माँ चुस्त दुरुस्त हुआ करती थी। घर के काम में भी बहू की पूरी मदद करती थी। उस समय आरोही के पिताजी भी जीवित थे। उनके घर में खुशहाली ही खुशहाली थी, परंतु ना जाने उनकी खुशियों को किसकी नज़र लगी कि एक दिन अचानक उसके पिताजी का कार से एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। पति के इस तरह चले जाने का गम आरोही की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्हें एक गहरा सदमा लगा, जिस कारण उनकी याददाश्त चली गई। अब तो यह था कि वह अपने परिवार के सदस्यों को भी पहचान नहीं पाती थी। डॉक्टर से इलाज करवाने के बावजूद उसकी माँ की हालत में कोई सुधार नहीं आया। इस बात को अभी 3 महीने ही बीते थे कि आरोही के भाई ने विदेश में सेटल होने का निर्णय ले लिया, लेकिन आरोही नहीं चाहती थी कि उसकी माँ ऐसी हालत में कहीं जाए। लेकिन उसके भाई भाभी ने कहा कि विदेश में चिकित्सा सुविधाएं ज़्यादा अच्छी हैं, वहाँ वे लोग अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे, जिससे माँ की हालत में जल्दी सुधार आ जाएगा। अभी आरोही यह सब सोच ही रही थी कि उसी समय फ़ोन की घंटी बजी। उसके भाई हर्षित का फ़ोन था। आरोही ने जल्दी से फ़ोन लपका और चिंतित स्वर में बोली, हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं कितने दिनों से आपको फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपने फ़ोन उठाया ही नहीं। सब ठीक तो है? हाँ आरोही, सब ठीक है। दरअसल मैं आजकल ऑफिस के काम में ज़्यादा ही बिजी हूँ। क्या बताऊँ, 1 मिनट भी फुर्सत नहीं है। रात को भी घर देरी से लौटा था, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाया। अच्छा भैया, माँ कहाँ है? उनकी तबीयत के बारे में सोच सोच कर मुझे तो चिंता होती रहती है। अगर वह बात ना भी कर पाएँ तो आप वीडियो कॉल पर ही उनका चेहरा दिखा दीजिए। माँ का चेहरा देखकर ही मेरे मन को सुकून मिल जाएगा। अरे आरोही, चेहरा क्यों दिखाना, मैं तुम्हारी माँ से बात ही करवा देता हूँ। यहाँ हम लोग माँ का इलाज बहुत अच्छे डॉक्टर से करवा रहे हैं। पता है आरोही, यहाँ पर आकर उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार हो गया है। अब तो उन्हें सब याद आने लगा है। मैं तुम्हारी उनसे अभी बात करा देता हूँ। लो माँ, आपकी बेटी आरोही का फ़ोन है। हेलो आरोही, कैसी हो तुम बेटी? इतने समय बाद अपनी माँ के मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत आरोही खुश हो गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए और फिर बोली, हम सब तो ठीक हैं माँ, आप कैसी हैं? बहुत समय हो गया था, आपसे बात ही नहीं हो पाई थी। दवाइयाँ तो समय पर लेती हैं ना? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे भाई भाभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तू मेरी चिंता मत किया कर। डॉक्टर ने मुझे पार्क में टहलने की सलाह दी है। अभी मेरा पार्क जाने का समय हो रहा है।
मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? माँ, ख्याल रखना, कहते हुए आरोही ने भी फ़ोन रख दिया। उसी समय आरोही का पति अंकुर ऑफिस से घर लौट आया और आरोही को देखकर बोला, क्या बात है, आज तो हमारी धर्मपत्नी का चेहरा खिला खिला लग रहा है। लगता है आज माँ से बात हो ही गई। अरे, आप आ गए? हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आप तो जानते ही हैं, जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से माँ की याददाश्त चली गई थी। उन्हें तो मेरा नाम तक भी याद नहीं था, लेकिन भैया ने विदेश में उनका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाया है, तो अब उनकी याददाश्त वापस आ रही है। आज उन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिस हालत में माँ यहाँ से गई थी, मुझे तो बस उनकी ही फिक्र लगी रहती थी। आज इतने समय बाद उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इतना कहकर आरोही रसोई घर में जाकर अपने पति अंकुर के लिए चाय बनाने लगी। फिर अंकुर ने कहा, अच्छा आरोही, अगले सप्ताह हमारी शादी की सालगिरह है और मैं सोच रहा था कि इस बार शादी की सालगिरह दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खूब धूमधाम से मनाएं और एक शानदार पार्टी रखें। फिर आरोही बोली, अरे नहीं अंकुर, इस बार मैं सालगिरह के लिए कुछ और ही सोच रही हूँ। मुझे लगता है कि रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ पार्टी करने से बेहतर है कि हम अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन भगवान का शुक्रिया अदा करें और मंदिर में जाकर माथा टेकें और ज़रूरतमंद लोगों में उनकी आवश्यकता का सामान बांटें, जैसे कपड़े, भोजन वगैरह। कहते हुए आरोही चाय कप में डालकर बाहर ले आई। आरोही का आइडिया अंकुर को भी भा गया। वह बोला, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फिर आरोही ने कहा कि क्यों ना इस बार हरिद्वार चलें और माता रानी के दर्शन करें। मैंने मन्नत मानी थी कि माँ ठीक हो जाएगी तो हम माता रानी के दर्शन करने हरिद्वार जाएंगे। जो हुक्म मेरे मालिक। अंकुर ने सिर झुकाते हुए मस्ती भरे अंदाज में कहा तो आरोही खिलखिलाकर हंस पड़ी और हरिद्वार जाने की बात सुनते ही उनके दोनों बच्चे भी खुशी से उछल पड़े। फिर आरोही बोली, तो ठीक है, हम कल बाजार जाकर गरीबों में बांटने के लिए खाने का सामान ले आएंगे। तो अंकुर बोला, खाने का सामान ही क्यों आरोही, इतनी सर्दी है तो गरीबों में बांटने के लिए कंबल भी खरीद लाएंगे। सालगिरह वाले दिन आरोही और अंकुर अपने बच्चों के साथ सुबह के 8 बजे ही मंदिर पहुंच गए। आरोही ने देखा कि मंदिर के बाहर एक बड़ी सी टीन शेड पड़ी थी, जहां ना जाने कितने ही गरीब लोगों का आश्रय मिला हुआ था, जिनमें अधिकतर लोग बुजुर्ग थे। उनके चेहरे की झुर्रियाँ और बेबस आंखें बहुत कुछ बयान कर रही थी। उनकी जर्जर और दीनहीन हालत देखकर आरोही को उन पर तरस आ रहा था। आरोही उन लोगों के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाई थी। भूख से व्याकुल होने के कारण सब लोग झुंड बनाकर खाना मांगने लगे। तो अंकुर बोला, अरे अरे, सब लोग लाइन में बैठ जाओ, सबको खाना मिलेगा। सबको लाइन में बिठाकर आरोही ने खाना बांटना शुरू किया तो राघव अपने बच्चों के साथ कंबल बांटने लगा। खाना मिलते ही वे लोग जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। जैसे ही आरोही खाना बांटते बांटते आगे पहुंची तो लाइन में बैठी हुई एक बुजुर्ग महिला ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटी मुझे खाना भले ही मत दो, लेकिन एक और कंबल दे दो, रात को बहुत ठंड लगती है। तो फिर आरोही पीछे मुड़ी और बोली, कोई बात नहीं अम्मा जी, मैं अभी कंबल लेकर आती हूँ। आरोही ने देखा कि वह वृद्ध औरत ठीक ढंग से बैठ भी नहीं पा रही थी, शायद उसे टांग में कुछ चोट आई थी। कंबल लाने के लिए जैसे ही आरोही जाने लगी,
तभी अचानक उसकी नज़र उस असहाय औरत के चेहरे पर पड़ी और उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। उसके हाथों से भोजन का थाल छूटकर नीचे गिर गया। तभी अंकुर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ आरोही, तुम ठीक तो हो? लेकिन आरोही तो सामने बैठी औरत की ओर देखते हुए बस जोर जोर से रोती जा रही थी। फिर अंकुर उस वृद्ध औरत की ओर देखते हुए हैरानी से बोला, माँ आप यहाँ, और वह भी इस हालत में? लेकिन वह औरत अवाक रहकर केवल आरोही को देखती ही जा रही थी। यह सब देखकर एक वृद्ध व्यक्ति जो मंदिर के बाहर फूल और प्रसाद बेचते थे वहां आए और बोले, क्या हुआ बेटी, क्या आप इस बूढ़ी औरत को जानती हो? तभी आरोही फफकते हुए बोली, हाँ यह मेरी माँ है आरती जी। तभी उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटी करीब 1 महीना पहले की बात है, एक आदमी इन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर बिठाकर गया था और उसके बाद फिर कभी लेने नहीं आया। तब से यह यहीं पर रह रही हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इन्हें अपने जीवन की पिछली बातें भी याद नहीं हैं। यह कहाँ रहती हैं, यहाँ तक कि इन्हें तो अपना नाम भी मालूम नहीं है। और बेटी अगर यह तुम्हारी माँ है तो फिर इनकी ऐसी हालत कैसे हुई? तो आरोही बोली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी माँ तो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। फिर अंकुर ने कहा, लेकिन माँ जी को तो तुम्हारे भैया अपने साथ विदेश लेकर गए हैं और 3-4 दिन पहले ही माँ से तुम्हारी बात भी हुई है। फिर माँ जी यहाँ और ऐसी हालत में, यह कैसे संभव है? फिर आरोही ने कहा, और माँ की तो यादाश्त भी वापस आ गई थी। फ़ोन पर इन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की थी, लेकिन यहाँ तो मुझे पहचान भी नहीं पा रही हैं। फिर अंकुर बोला, इन्हें तो कुछ याद ही नहीं है जो यह कुछ बताएंगी कि आखिर बात क्या है। चलो आरोही, वह सब बाद में देखते हैं, पहले माँ जी को अपने साथ घर लेकर चलते हैं। ऐसा कहते हुए अंकुर ने आरती जी को उठाने में मदद की और लोग कार में बिठाकर उन्हें अपने घर ले आए। घर पहुंचकर आरोही ने अपनी माँ को नहलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाए और फिर उन्हें खाना खिलाकर बिस्तर पर आराम से लिटा दिया। लेकिन आरोही और अंकुर अभी तक उलझन में थे और इसी उलझन को सुलझाने के लिए आरोही ने अपने भाई को फ़ोन लगाया। हेलो भैया, कैसे हो आप? कहीं बिजी तो नहीं? तो आरोही का भाई बोला, अरे नहीं, घर पर हूँ, अभी अभी नाश्ता किया है। तेरी भाभी मीनू ने चटपटे आलू के पराठे बनाए थे, खाकर मज़ा ही आ गया। अच्छा भैया, एक बार माँ से बात तो कराना। वो क्या है ना, बच्चे नानी नानी से बात करने की जिद कर रहे थे। सारा मामला जानने के उद्देश्य से आरोही ने कहा। तो हर्षित बोला, ठीक है आरोही, अभी करवाता हूँ। लीजिए माँ, आरोही का फ़ोन है। दूसरी ओर से हूबहू आरोही की माँ जैसी आवाज़ आई, आरोही बेटी, अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सिर में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। मैं दवाई खाकर सोने जा रही हूँ, तुझसे फिर कभी बात करूँगी। वह आवाज़ सुनकर तो आरोही का सिर चकराने लगा। आखिर यह हो क्या रहा है? फिर थोड़ी देर बाद आरोही के भाई ने फ़ोन लेते हुए कहा, तो क्या है ना आरोही, माँ को यहाँ आकर सर्दी जुकाम लग गया है, इसलिए थोड़ी सुस्त सी रहती हैं। मैं तुम्हारी फिर कभी बात करवा दूँगा। अपनी माँ से फ़ोन पर बात करने के बाद आरोही हैरान थी कि आखिर जो उसने फ़ोन पर आवाज़ सुनी थी वह किसकी थी। अब तो वह और भी ज़्यादा उलझन में पड़ गई। फ़ोन स्पीकर पर था। अंकुर ने भी फ़ोन पर चल रही सारी बातें सुनी थी। वह बोला, आरोही, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यह तुम्हारी माँ ही हैं? कहीं हम किसी और
को तो तुम्हारी माँ समझकर घर नहीं ले आए? तो आरोही बोली, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? बेटी हूँ मैं उनकी, क्या मैं उन्हें नहीं पहचानूंगी? फिर भी यदि कोई शक की गुंजाइश है तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। कुछ वर्षों पहले माँ की टांग का ऑपरेशन हुआ था और उनकी टांग में रॉड डाली गई थी। उसका निशान अभी तक उनकी टांग पर होना चाहिए। ऐसा कहते हुए आरोही अपनी माँ के पास गई और उनकी टांग से कपड़ा हटाया। निशान वहीं मौजूद था। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि यही उसकी माँ है। लेकिन अंकुर, अब तक भैया मुझे किसकी आवाज़ सुनाते आए थे। जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, लेकिन इसका खुलासा कैसे होगा? वे लोग तो विदेश में हैं और माँ को कुछ याद नहीं है। तो अंकुर बोला, आरोही शांत हो जाओ। सबसे पहले हम माँ जी का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाते हैं। माँ को ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आरोही अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ आप मुझे कैसे भूल सकती हैं? अपनी बेटी में तो आपकी जान बसती थी ना, कुछ तो याद कीजिए। कहते कहते आरोही फूट फूट कर रोने लगी। फिर आरोही की माँ ने कहा, बेटी मुझे कुछ याद नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन तुम रो मत। तुम तो भगवान में विश्वास रखती हो, ज़रूरतमंद लोगों का भला करती हो। भगवान तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर देगा, चिंता मत करो। ऐसा कहते हुए आरोही की माँ ने उसके आंसू साफ किए और उसके सिर पर प्यार भरा हाथ रखा। अपनी माँ का स्नेह पाकर आरोही के दिल को एक सुकून मिला। लेकिन उसके भाई भाभी ने माँ के साथ ऐसा क्यों किया, यह सोच सोच कर वह अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी। अगले दिन आरोही अपने पति अंकुर के साथ डॉक्टर को माँ के पास लेकर गई। जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि हालांकि याददाश्त का वापस आना बहुत मुश्किल होता है, परंतु यदि उचित समय पर दवाई दी जाए और मरीज को पुरानी बातें याद दिलाई जाएं तो शायद ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन कुछ पक्का नहीं कह सकते। यह सुनकर आरोही थोड़ा मायूस हो गई। वे लोग आरती जी को अपने साथ घर वापस ले आए। घर पहुंचकर आरोही ने सबको खाना खिलाकर माँ को दवाई दी। जब आरती जी सो गईं तो आरोही ने अंकुर से कहा, आज तो पहले मैंने खुद को कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया। इतने दिनों से भैया हमें झूठ बोलते आए, मुझे बेवकूफ़ बनाते आए और हम लोग यहाँ बैठे हुए यही समझते रहे कि माँ वहाँ भैया के साथ बड़े आराम से रह रही है। मेरे दिमाग में एक बार भी यह बात नहीं आई कि जितनी बार भी मैंने भैया को माँ से वीडियो कॉल पर बात करवाने को कहा तो भैया हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर उस बात को टाल देते थे। और तो और माँ से बात करते हुए जो अपनापन मुझे पहले महसूस हुआ करता था, वह अपनापन उनकी आवाज़ में बिल्कुल नहीं था, बल्कि वह तो मुझे हमेशा टालने की कोशिश करती थी। और मुझे लगा कि तबीयत ठीक न होने के कारण माँ मुझसे बात नहीं कर पाती है। कहते कहते आरोही का गला रूंध गया। तो अंकुर बोला, लेकिन आरोही यह समय बैठकर आंसू बहाने का नहीं, बल्कि कोई बड़ा कदम उठाने का है। हाँ अंकुर, अपनी माँ के गुनहगारों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अब मैं उन्हीं के तरीके से उन्हें सबक सिखाऊंगी। ये सारा सच नहीं उगलेंगे और अगर उन्हें यह पता लग गया कि माँ मेरे पास है तो वह यहाँ वापस भी नहीं आएंगे। इसलिए हमें पहले उन्हें यहाँ बुलाने का इंतज़ाम करना होगा।
ऐसा कोई प्लान बनाना होगा जिससे भैया खुद ब खुद यहाँ दौड़े चले आएं। फिर अंकुर बोला, आरोही, जहाँ तक मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ, बस एक ही चीज़ है जो उसे विदेश से यहाँ आने पर मजबूर कर सकती है, और वह है पैसा। तुम्हारे भाई की हरकतों से इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि उसे केवल पैसे से ही प्यार है। तुम अपने भाई से कहो कि कल हमारे घर पर एक लेटर आया है जिसमें लिखा है कि माँ की पूरे 1 करोड़ की बीमे की पॉलिसी मैच्योर हुई है, लेकिन पैसा हासिल करने के लिए माँ का यहाँ होना ज़रूरी है। माँ के साइन करने के बाद ही वह पैसा अकाउंट में आ पाएगा। लेकिन आरोही, ध्यान रखना उन्हें किसी बात का शक ना हो, और उनसे यह भी कहना कि एक बार वह माँ से पूछे कि क्या उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी करवाई थी जिससे 1 करोड़ रुपए मिलने थे और उनमें हमारे घर का पता दिया था। बात करने के दौरान तुम्हारे भाई को यह भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि माँ हमारे पास है, अंकुर ने कहा। तो आरोही बोली, प्लान तो अच्छा है, ठीक है, मैं कल सुबह ही भैया से फ़ोन पर बात करूँगी, कहीं भैया को किसी बात का शक ना हो जाए। इस सोच विचार में डूबी आरोही कमरे में जाकर अपनी माँ के साथ बिस्तर पर लेट गई। अगले दिन सब काम निपटाने के बाद आरोही ने अपने भाई हर्षित को फ़ोन लगाया। हर्षित के फ़ोन उठाते ही आरोही बोली, भैया ज़रा माँ से बात करना, तो बहुत ज़रूरी काम है। यह सुनकर हर्षित बोला, आरोही, तुम बस 2 मिनट लेट हो गई, अभी अभी माँ बाहर निकली है। वह क्या है ना, डॉक्टर ने उन्हें सुबह सुबह ताज़ी हवा में टहलने को कहा है, इसलिए मीनू उन्हें पार्क में लेकर गई है। लेकिन आरोही, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है, मुझे बता दो, जब माँ आएगी तो मैं माँ को बता दूँगा। तो आरोही ने अपने भाई से वही कहा जो अंकुर ने उसे कहा था। इतना सुनते ही आरोही के भाई हर्षित की आंखों में नोटों की गड्डियों की तस्वीर नाचने लगी, और फिर बोला, आरोही, तुम्हें तो माँ की हालत के बारे में पता है, कितना लंबा सफ़र तय करना उनके लिए ठीक नहीं होगा। अगर मैं आ जाऊँ तो काम चलेगा? तो आरोही ने कहा, लेकिन भैया, जब पॉलिसी माँ के नाम पर है तो साइन उनके ही चाहिए। फिर भी मैं एक बार बात करके देखती हूँ, शायद आपके आने से ही बात बन जाए, क्योंकि नामनी में माँ ने आपका नाम ही लिखा है। ऐसा कहकर आरोही ने फ़ोन रख दिया और अगले दिन हर्षित को फ़ोन किया तो बोली, भैया, क्या आपने माँ से पॉलिसी के बारे में बात की? क्या उन्होंने मेरे घर का पता दिया था? तो हर्षित हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ हाँ आरोही, मैंने पूछा था माँ से, उन्होंने बताया कि यह पॉलिसी पिताजी ने करवाई थी ताकि वह अपने बेटे के भविष्य के लिए पैसा जोड़ सकें। अपने भाई को झूठ पर झूठ बोलते देख आरोही हैरान रह गई और फिर बोली, ठीक है भैया, मैंने पता करवाया है, आपके आने से भी काम बन जाएगा, माँ का आना ज़रूरी नहीं है। फिर हर्षित बोला, ठीक है, मैं टिकट का इंतज़ाम करता हूँ और जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करूँगा। लेकिन भैया, आप अकेले क्यों? साथ में भाभी को भी ले आना, आरोही ने कहा। तो हर्षित बोला, हाँ, वैसे तो बहुत दिन हो गए तेरी भाभी को अपने मायके गए हुए, वो भी वहाँ आकर अपने मायके वालों से मिल लेगी। वैसे भी यहाँ माँ की देखभाल के लिए फुल टाइम मेड है, वह माँ का अच्छे से ख्याल रखती है। यह बातें सुनकर आरोही सोचने लगी कि कैसे एक के बाद एक भैया इतनी सफाई से झूठ बोलते जा रहे हैं, लेकिन मैंने भी ठान लिया है कि भैया की हर एक करतूत का करारा जवाब दूंगी।
माँ की यादाश्त वापस लाने के लिए उसने अपनी माँ को एक एल्बम दिखाई जिसमें उनके पूरे परिवार की तस्वीरें थी। लेकिन आरती जी उन तस्वीरों को किसी अनजान व्यक्ति की तरह देख रही थी। वो किसी को पहचान नहीं पा रही थी, परंतु जैसे ही उन्होंने अपनी बहू की तस्वीर देखी तो वो कुछ असहज हो गई। इसे मुझसे दूर ले जाओ, ऐसा कहते हुए गुस्से और डर के मिश्रित भाव उनके चेहरे पर आ गए और उन्होंने एल्बम उठाकर फेंक दिया। आरोही समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी माँ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। हर रोज शाम के समय आरोही उन्हें घर के पास के ही एक पार्क में ले जाती थी। वहीं एक बेंच पर बैठकर आरोही अपनी माँ को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश किया करती थी, लेकिन माँ की तबीयत में कुछ खास सुधार नहीं आ रहा था। फिर एक दिन आरोही ने फैसला किया कि वह अपनी माँ को उनके उसी मकान में लेकर जाएगी जहाँ वह हमेशा से रहती आई थी। शायद वहाँ जाकर माँ की हालत में कुछ सुधार आ जाए। जब आरोही अपनी माँ को लेकर उनके घर पहुँची और मेन गेट खोलने लगी तो यह देखकर हैरान रह गई कि गेट अंदर से बंद था। तभी वहाँ एक बुजुर्ग औरत आई और बोली, अरे आरती, कैसी हो तुम? बड़े दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ। वह बुजुर्ग औरत आरती जी की पड़ोसन शीतल जी थी। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? आरोही ने कहा तो शीतल जी बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो और यहाँ कब आई? बस आंटी, कुछ दिनों पहले ही मेरे पति का इस शहर में ट्रांसफ़र हुआ है। फिर अपनी माँ की ओर देखते हुए शीतल जी बोली, लेकिन बेटी, तेरी माँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या बताऊँ आंटी जी, जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से माँ की यही हालत है। भैया ने भी माँ का बहुत इलाज करवाया था, लेकिन माँ की हालत जैसे कि तैसी बनी हुई थी। अरे बेटी, तू इलाज की बात करती है, तेरे भाई भाभी तो तेरे माता पिता से कभी ठीक ढंग से बात तक नहीं करते थे। अक्सर तेरी माँ अपना दुखड़ा मेरे आगे रोया करती थी। मैंने उसे बहुत कहा था कि एक बार इस बारे में अपनी बेटी को खबर करो, लेकिन वो तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती थी, इसलिए वह चुप रही। तुम्हें मालूम है बेटी, जब तुम्हारे पिताजी जीवित थे तो अक्सर इस घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती थी। जिस दिन तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई उस दिन भी घर में खूब लड़ाई झगड़ा हुआ था, और तुम्हारे पिता के जाने के बाद जब आरती की यह हालत हो गई तब भी तुम्हारी माँ को अकेला छोड़कर घर को ताला लगाकर तेरे भाई भाभी 4 दिनों के लिए घूमने निकल गए थे और घर की चाबी मेरे पास रख गए थे। इतने दिन वह बिना खाए पिए कैसे रहेगी, इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं होती थी। चाबी मेरे पास होती थी तो मैं जाकर उसे खाना दे आती थी। तुझे क्या लगता है कि तेरे भाई भाभी ने तेरी माँ का इलाज करवाया होगा? कहते कहते शीतल जी की आवाज़ रुआसी हो गई। वह सारी बातें सुनते सुनते आरोही के दुख का ठिकाना न रहा। वह फूट फूट कर रोने लगी। शीतल जी ने उसके आंसू पोंछते हुए उसे अपने घर के अंदर आने को कहा तो आरोही खुद को संभालते हुए बोली, आंटी, मैं माँ को उनके अपने घर में लेकर आई थी ताकि उन्हें कुछ पुरानी बातें याद दिला सकूं। तो शीतल जी बोली, बेटा, अब यह घर तेरी माँ का रहा ही कहाँ। यह घर तो विदेश जाने से पहले तेरे भाई भाभी ने बेच दिया था। तभी आरोही ने हैरानी भरे स्वर में कहा, भैया ने यह मकान बेच दिया और मुझे पता तक नहीं। लेकिन पापा के जाने के बाद तो माँ इस मकान की मालकिन थी, तो भैया इसे कैसे बेच सकते हैं? तो शीतल जी बोली, अरे बेटी, तेरी माँ की ऐसी हालत ही कहाँ थी जो किसी का विरोध कर सके। लेकिन बेटी, वह तो आरती को भी अपने साथ ही ले गए थे ना।
फिर यह यहाँ कैसे? शीतल जी ने पूछा। तो आरोही ने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई कि उसे उसकी माँ किस हालत में मिली और उसके बाद क्या क्या हुआ। हर्षद की करतूत सुनकर शीतल जी आश्चर्यचकित रह गईं। फिर आरोही बोली, अपने माँ पिता जी की एक एक आंसू का बदला मैं उनके गुनहगारों से ज़रूर लूँगी। फिर शीतल जी बोली, बेटी कभी किसी काम में हमारी कोई मदद चाहिए हो तो बिना झिझक के बताना। कितने जिंदा दिल हुआ करती थी मेरी सहेली आरती, और बेचारी पर ना जाने ऐसी क्या बीती जो इसकी यह हालत हो गई। दुखी मन से आरोही अपनी माँ को लेकर घर वापस आ गई। कुछ दिन बीते तो आरोही का भाई हर्षित भी अपनी पत्नी के साथ भारत पहुंच गया। हर्षित के घर पहुंचने से पहले ही आरोही ने अपनी माँ को एक कमरे में छिपा दिया था। जब भाई भाभी घर पहुँचे तो आरोही और अंकुर ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि मानो उन्हें कुछ मालूम ही ना हो। अभी 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि हर्षित बोला, आरोही पेपर्स पर साइन करने कब चलना है? तो अंकुर ने कहा, अरे भैया आप लोग अभी अभी तो आए हैं, यह सब काम भी हो जाएगा, इतनी भी क्या जल्दी है, कोई परेशानी है क्या? फिर आरोही ने कहा, हाँ भैया ज़रा थोड़ी देर बैठकर चाय नाश्ता तो कर लो। तो हर्षित बोला, अरे नहीं नहीं, दरअसल वहाँ माँ अकेली है और मुझे उनकी चिंता हो रही है। अब जितने अच्छे तरीके से हम उनकी देखभाल कर सकते हैं मेड तो नहीं करेगी ना। हम अपने लिए परेशान नहीं हैं, बस माँ के कारण जल्दबाजी कर रहे हैं। फिर उसकी पत्नी मीनू बोली, हाँ दीदी, आपके भैया को तो माँ जी की इतनी चिंता है कि उनके खाने पीने से लेकर दवाइयों तक का ध्यान खुद रखते हैं, इसलिए उन्होंने कल सुबह की फ़्लाइट की टिकट भी बुक करवा ली है वापस जाने के लिए। उसी समय आरोही बोली, हाँ भैया माँ की चिंता होनी तो जायज़ है, एक काम करो माँ को फ़ोन कर लो या फिर वीडियो कॉल ही कर लो, उनसे बात भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि वह ठीक ठाक हैं या नहीं। उसी समय हर्षित हड़बड़ाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, वैसे भी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती और इस समय वह खाना खाकर सो चुकी होंगी। थोड़ी देर पहले ही मैंने मेड से बात की थी, उसने बताया था कि माँ अभी सो रही हैं, तो फिर क्यों उन्हें डिस्टर्ब करना, मैं बाद में बात कर लूँगा। फिर आरोही बोली, सच में कितनी चिंता है तुम्हें माँ की, चलो तुम्हारी यह चिंता तो मैं ही दूर कर देती हूँ। तुम लोग ना सही, मैं ही तुम्हें माँ से मिलवा देती हूँ। इतना सुनते ही हर्षित और उसकी पत्नी हैरानी से कभी आरोही की ओर देखते तो कभी एक दूसरे की ओर। उसी समय अंकुर आरती जी को कमरे से बाहर लेकर आया। उन्हें अपने सामने देखते ही हर्षित और मीनू की आंखें फटी की फटी रह गई, उनके पसीने छूटने लगे। तो आरोही बोली, अरे क्या हो गया भैया, आप इतना चौंक क्यों गए? आप दोनों को क्या लगा था कि इतना बड़ा कांड करने के बाद आप लोग यूं ही बच जाओगे? अरे भैया, माँ की कोई पॉलिसी थी ही नहीं, वो तो सिर्फ एक बहाना था आप लोगों को यहाँ बुलाने के लिए। और देखो आप लोग पैसों के लालच में यहाँ तक चले भी आए, और क्यों ना आते, पैसों के लालच में तो आपने अपनी माँ और पिता जी का भी जीना हराम कर दिया था, तो फिर विदेश से यहाँ आना तो बहुत छोटी सी बात थी ना भैया। और वैसे भी माँ ने मुझे आप लोगों की सच्चाई पहले ही बता दी थी, और अब आप दोनों वापस विदेश नहीं जेल जाएंगे, आरोही ने ऊंची आवाज़ में कहा। तो हर्षित कांपते हुए बोला, क्या कहा तुमने? माँ ने तुम्हें हमारी सच्चाई बताई है, लेकिन माँ यह सब तुम्हें कैसे बता सकती है? माँ क्या आपको सब कुछ याद आ गया है? तो आरोही ने कहा, अच्छा तो इसका मतलब यह कि तुम मानते हो कि यह हमारी माँ है, तो फिर अब इस बात का खुलासा भी कर दो कि तुमने अपनी माँ की ऐसी हालत में तिल तिल मरने के लिए क्यों छोड़ दिया।
क्या तुम्हें माँ पर बिल्कुल तरस नहीं आया था? इतना सुनते ही हर्षित की नज़रें नीचे झुक गईं। फिर आरोही कड़क सुर में बोली, भैया सच सच बताओ, जिससे आज तक तुम मेरी बात करवाते आए थे वह औरत कौन थी जिसकी आवाज़ बिल्कुल माँ की तरह थी? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ सबूत हैं जिससे मैं तुम्हें जेल की हवा खिला सकती हूँ। फिर तुम विदेश जाना तो दूर एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुँच पाओगे, लेकिन अगर सच्चाई बता दी तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। फिर हर्षित ने कहा, मैं हमेशा से ही विदेश जाकर वहाँ बसना चाहता था, और जब इस बारे में मैंने पिताजी से बात की तो उन्हें मकान बेचने को कहा ताकि मैं विदेश जाने के लिए पैसे जुटा सकूं। तो पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया, और जब पिताजी की मृत्यु हुई तो उनके जाने के बाद माँ की यादाश्त भी चली गई, और हमने इसी बात का फ़ायदा उठाया। विदेश जाने के लिए मैंने मकान बेचने का फैसला कर लिया। माँ की बढ़ती उम्र और बीमारी के चलते उनका बोझ उठाना हमारे बस में नहीं था, इसलिए मकान के कागज़ों पर उनसे दस्तखत करवाने के बाद हमने मकान बेच दिया और विदेश जाने से पहले माँ को एक मंदिर के बाहर छोड़ दिया। फिर आरोही बोली, इतना कुछ करते हुए तुम लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आई? अरे यह हमारी माँ है जिन्हें तुमने लावारिस की तरह सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। अगर ऐसे ही चलता रहता तो एक दिन वह यह दुनिया भी छोड़कर चली जाती, और तुम तो हमसे यही कहते कि मैंने माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। छी, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए भी। और अब यह बताओ कि इतने दिनों से माँ की आवाज़ में मुझसे कौन बात कर रहा था? तो हर्षित बोला, दरअसल माँ द्वारा गाया गया एक भजन मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ था। उसी आवाज़ का सैंपल लेकर मैंने एक ऐप के ज़रिए यह सब किया था ताकि तुम्हें किसी बात का कोई शक ना हो। फिर आरोही बोली, मुझे माफ़ कर देना हर्षित, अब तो मैं तुम दोनों को कभी वापस नहीं जाने दूंगी, क्योंकि पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है और अब आप लोग अपनी असली जगह जेल जाएंगे। इतनी बात सुनते ही हर्षित और मीनू ने एक दूसरे को वहाँ से भागने का इशारा किया। भागते हुए जैसे ही वे लोग सीढ़ी से उतरने लगे तो उसी समय मीनू का पांव फिसला और सीढ़ियों से लुढ़कती हुई वह नीचे आ गिरी। उसे गंभीर चोट आई थी जिस कारण वह उठ भी नहीं पा रही थी। दर्द के कारण वह चिल्लाने लगी। तभी सामने देखा तो पुलिस खड़ी थी। अपने भाई भाभी के साथ बात करते हुए आरोही ने मोबाइल में सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। सब कुछ बताते हुए जब आरोही पुलिस के हाथ में सबूत देने लगी तो उसकी माँ आरती जी मीनू की ओर इशारा करते हुए ज़ोर से चिल्लाई, यही है मेरे पति की कातिल आरोही। इसी औरत ने तेरे पापा को कार से टक्कर मार दिया था जिस कारण तेरे पापा की जान चली गई। इसी औरत ने तबाह किया है मेरा हंसता खेलता परिवार। कहते कहते आरती जी रोने लगी। अपनी माँ की यह बात सुनकर आरोही हैरान रह गई। माँ, आप यह क्या कह रही हैं? क्या पापा को भाभी ने मारा? हाँ बेटी, तू नहीं जानती कि तेरे भाई भाभी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया था। यह लोग सारी संपत्ति हड़प कर विदेश जाना चाहते थे। तेरे बाबूजी जानते थे कि एक बार सब कुछ इनके नाम पर कर दिया तो यह लोग हमें सड़क पर ले आएंगे। तेरे बाबूजी को अपने रास्ते से हटाने के लिए तेरी भाभी ने उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इतना सुनकर आरोही और अंकुर की आंखें फटी रह गईं कि आखिर अपने स्वार्थ के लिए कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। फिर आरती जी बोली, लेकिन उस भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती जो इसने अपने ससुर के साथ किया। और देखो, आज यह औरत खुद से गिर कर चोट खाकर बैठी है और दर्द के कारण चिल्ला रही है। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाइए।
माँ के पैर पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं बड़ी मुश्किल से विदेश में सेटल हो पाया हूँ, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसी समय आरती जी ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया और बोली, तुम्हारे गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं है। तुमने जो किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। पुलिस ने हर्षित को गिरफ्तार कर लिया और मीनू को भी हिरासत में लेने से पहले पुलिस निगरानी में अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया। फिर आरोही अपनी माँ को गले लगाते हुए बोली, माँ आपको सब कुछ याद आ गया। आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन माँ अब खुशी मनाने के दिन आ गए हैं, तो भूल जाइए पुरानी बातों को। आरोही की बात सुनकर उसके दोनों बच्चे बोले, अरे माँ, अभी अभी तो नानी को सब कुछ याद आया है और आप कहती हैं कि भूल जाओ। बच्चों की बात सुनकर आरोही अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, अरे मेरा मतलब है कि पुरानी कड़वी यादों को भूल जाओ। इस बात पर वे सब लोग हंस पड़े। अब आरोही के भाई भाभी को जेल की सज़ा हो गई थी और वह कई सालों तक सज़ा काटते रहे। और इधर दूसरी तरफ आरोही अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। जब सज़ा काटकर हर्षित और मीनू आए और उनसे माफ़ी मांगने लगे तो उन्होंने उसे माफ़ नहीं किया और वह प्यार कर अपने कमरे में चली गई। मीनू और हर्षित वहाँ से सर झुकाकर शर्मिंदा होकर चले गए और दर दर की ठोकरें खाते रहे। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।